गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम अपना यूनियन एग्जीक्यूटिव का चैप्टर जो है वो पढ़ रहे थे और उसमें हमने अपना जो एग्जीक्यूटिव्स हैं लगभग उनके बारे में पढ़ लिया था। तो जो लास्ट जो टॉपिक हमारा इसमें बचता है वो हमारा है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी को आज हमने लिया है और जुडिशरी जो लेक्चर है उसमें आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है यानी हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, बेसिकली आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम यूनियन के बारे में पढ़ रहे हैं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम बेसिकली पढ़ेंगे आपके यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। अब यूनियन गवर्नमेंट में हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं और जब हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जुडिशरी। ठीक है, तो समझिए जुडिशरी क्या है। देखिए, दिस इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जुडिशरी जो है वो हमारी गवर्नमेंट की थर्ड ऑर्गन होती है। पहली ऑर्गन कौन सी होती है? लेजिस्लेटिव। दूसरी कौन सी होती है? एग्जीक्यूटिव। और थर्ड कौन सी है? इसकी जुडिशरी। देखिए, लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? हमने पढ़ा था, लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या है? लॉ को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये देखिए सेकंड देखिए, नंबर ऑफ जजेस। Originally, there was a provision of one Chief Justice and 7 other judges of Supreme Court. Number of judges was increased to 31 in 2008. यानी जब हमारी सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश किया गया शुरू में 1950s में, उस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजेस की संख्या कितनी थी? एक चीफ जस्टिस होता था और एक 7 अलग जस्टिस होते थे, 7 और जजेस होते थे। लेकिन 2008 में ये जो जजेस हैं इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 31 कर दी गई। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत के अंदर इतने केसेस नहीं थे। अभी जैसे जैसे हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ी है और डेवलपमेंट हुई है तो कई तरीके के केसेस हमारे सामने आने शुरू हुए हैं। तो उसके लिए कई सारे जजेस की जरूरत पड़ी है। इस वजह से जजेस की संख्या जो है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 31 कर दिया गया। एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी कहने का मतलब इनकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन जरूरी है, द पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी जो पर्सन है उसको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड देखिए, अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। द पर्सन शुड हैव वर्कड एटलीस्ट 5 years as a judge in any high court or in 2 or more courts, or the person should have worked as advocate in any high court for 10 years, as the person should be well versed in the law in the eyes of the president। देखिए, क्वालिफिकेशन को पॉइंट्स में देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में पहला क्या कह रहा है? हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 5 years एज ए जज, यानी कम से कम 5 साल तक उसने किसी हाई कोर्ट में एज ए जज के तौर पर काम किया हो, ये उसकी क्वालिफिकेशन में है। ठीक है, या फिर उसने किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट का काम किया हो, वकील का काम किया हो, और या फिर प्रेसिडेंट जो है उसकी नज़रों में वो एक वेल वर्स्ड लॉयर होना चाहिए। वेल वर्स्ड कहने का मतलब यानी लॉज की उसको इतनी बेहतरीन जानकारी हो कि प्रेसिडेंट को ये लगना चाहिए कि हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है। ठीक है, तो बेसिकली एलिजिबिलिटी में 2 पॉइंट हमने पढ़े हैं। पहला तो पढ़ा है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा हम इसमें पढ़ रहे हैं कि उसने 5 साल तक या तो एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स में वो जज रहा हो, या वैसे ही हाई कोर्ट के अंदर वो 10 साल के लिए एडवोकेट रहा हो, या प्रेसिडेंट की नजरों में वो एक ऐसा वेल वर्स लॉयर होना चाहिए जिसको लॉ की अच्छी जानकारी है और प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? आपके प्रेसिडेंट करते हैं। इम्पीचमेंट की बात करते हैं। देखिए, जनरली a judge of the supreme court can continue to office till 65 years of age। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या होती है? 65 साल, ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट की होती है 62 और सुप्रीम कोर्ट की होती है 65। ये हमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, अलग से टेन्योर वगैरह में। देखिए, ही कैन वॉलेंटरली रिजाइन फ्रॉम इन पोस्ट, यानी 65 साल तक उसकी ऑफिस होती है, यानी 65 साल के बाद उसको रिटायरमेंट मिल जाता है। और अगर वो चाहे तो उससे पहले अपनी पोस्ट से वॉलेंटरीली रिटायरमेंट ले सकता है, यानी अपनी मर्जी से रिटायर हो सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस आपको पता है, मैंने बताया था, प्रेसिडेंट के विरुद्ध चलाया जाता है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसके विरुद्ध चलाया जाता है। और उसी तरीके से आपका जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, जो कैग वगैरह जो मैंने वो बताया था, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स वगैरह देखते हैं उनको ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका इम्पीचमेंट कैसे चलेगा। इफ ईच हाउस पासेज द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट बाय 2/3 मेजोरिटी, देन द जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। 2/3 मेजोरिटी के पास अगर मोशन पास हो जाता है
वही सेम मेजोरिटी जो कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए चाहिए, वही आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए चाहिए होगी। ठीक है, तो 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर मोशन पास हो जाता है इम्पीचमेंट का पार्लियामेंट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है सैलरी अलाउंसेस और अदर फैसिलिटीज की बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है, क्या इनको अलाउंसेस मिलते हैं और दूसरी क्या फैसिलिटीज इनको मिलती है। सैलरी की बात करें तो चीफ जस्टिस गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹1 लाख पर मंथ एंड द अदर जजेस गेट्स सैलरी ऑफ ₹90,000 पर मंथ। दे आर आल्सो एंटाइटल्ड टू रिटायरमेंट पेंशंस एंड ग्रेचुइटी। जो आपके चीफ जस्टिस हैं उसको सैलरी कितनी मिलती है, ₹1,00,000 पर महीना पर मंथ। ठीक है, और जो दूसरे जजेस हैं उसके साथ उनको मिलती है 90,000 पर मंथ, और उनको पेंशन भी मिलती है और ग्रेचुइटी भी मिलता है। ग्रेचुइटी आपने देखा होगा, बेसिकली आप के कईयों के फादर वगैरह हैं या आपके कोई दादा वगैरह कोई हैं जो सरकारी नौकरी में है, ठीक है, या फौज वगैरह में बेसिकली अगर हम बात करें तो उनको एक, जब वो आते हैं तो उनको एक फंड मिलता है, वो कहते हैं भाई फंड लेकर आए, तो वो फंड क्या होता है आपका, वो ग्रेचुइटी होती है जो कि टाइम टू टाइम उनकी सैलरी में से कटते हुए वो जमा होती रहती है। ठीक है, और वो जब फाइनली रिटायर होकर आते हैं तब उनको वो एक साथ दे दी जाती है और उसके बाद उनको पेंशन भी मिलती है। फ्रीडम की बात करें, द जजेस आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर द डिसीजन एंड एक्शंस। जो जजेस होते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, उनके एक्शन पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता कि भाई आपने ये फैसला गलत दे दिया या ये सही दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मान्य करना पड़ेगा। हालांकि सेकंड टाइम अपील कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके फैसले को मानना ही पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है। उसके बाद में कोई भी फैसला करने के लिए कोई भी कोर्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन जजेस की बात करें तो देखिए, आफ्टर सर्विंग एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट ए पर्सन कैन नॉट प्रैक्टिस एज अ लॉयर इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी एक बार कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, ठीक है, तो उसके बाद वो किसी दूसरी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज है और वहां से वो रिटायर हो गया, तो उसके बाद किसी दूसरी कोर्ट में वो एज अ जज या एज ए एडवोकेट किसी भी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम अभी पढ़ते हैं, उसमें पढ़ेंगे हम बेसिकली जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का उसका जुरिस्डिक्शन क्या है। जुरिस्डिक्शन मतलब उसकी पावर्स और फंक्शंस क्या है और कहां कहां पर वो अपना डिसीजन दे सकती है। तो देखिए, जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहला जो जुरिस्डिक्शन है वो आता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो इसमें देखिए, इन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन द केसेस कम व्हिच आर डायरेक्टली हेard इन सुप्रीम कोर्ट एंड केसेस रिलेटेड टू वायलेशन of fundamental rights, that is dispute between a state or many state and union government or conflict between two or more states, and any dispute related to breach of fundamental rights can be first heard by the high court and can directly come for hearing to supreme court। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में देखिए कौन से केसेस आते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में दो तरीके के केसेस आते हैं। एक तो वो केसेस आते हैं जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, ठीक है, बेसिकली तो इसमें वही केसेस आएंगे जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। लेकिन एक तो वो आते हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और एक वो केसेस आते हैं जो कि हाई कोर्ट में भी सुने जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली उनको कोई चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील उसकी लगा सकता है। दो तरीके के केसेस हैं, कौन से। एक तो जैसे दो स्टेट हैं, दो राज्य हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो, उनकी गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, या स्टेट और यूनियन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, ठीक है, या स्टेट और स्टेट का हो, ठीक है, या फिर कोई फंडामेंटल वायलेशन से, यानी किसी प्रकार से किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया, ठीक है, उनको तोड़ा गया, उनको ब्रेक किया गया, उनका वायलेशन किया गया, तो उस तरीके के जो केसेस हैं उनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हियर किया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। क्वेश्चन अगर आए कि व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो आप कह सकते हैं इसमें सीधा सीधा कि वो केसेस जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। सेकंड इसके जो है वो है आपका एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट जुरिस्डिक्शन देखिए, दिस इज द लास्ट एपिलेट कोर्ट इन इंडिया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके बाद में किसी भी कोर्ट में अपील नहीं होती। पहले आप अपने जो सेशन कोर्ट है उसमें कीजिए, सेशन के बाद हाई कोर्ट कर सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आपको दे दिया वो आपको मान्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये लास्ट अपीलेट कोर्ट होती है, इसके अलावा कहीं पर भी अपील बाद में नहीं की जा सकती। तो देखिए, Article 132 says that if High Court proves that a dispute involves many questions related to the laws of interpretation of the Constitution, then decision of the High Court on that case can be appealed in the Supreme Court. These have two categories, civil and criminal। ठीक है, देखिए आर्टिकल 132 क्या कहता है
फिर कई सारे केसेस ऐसे होते हैं हाई कोर्ट के अंदर जिसमें हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये जो केसेस हैं, ठीक है, इसको और ज़्यादा फर्दर सुनवाई की ज़रूरत है और हाई कोर्ट में वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस वजह से हाई कोर्ट क्या करती है, उन केसेस को क्या करती है, अपीलेट जुडिशन में ट्रांसफर कर देती है। अपीलेट जुडिशन में ट्रांसफर करने का मतलब उसको कहाँ ट्रांसफर कर देती है, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर देती है। अब इस में दो तरीके के केसेस आते हैं, सिविल केसेस हैं वो भी भेजे जा सकते हैं, क्रिमिनल है वो भी भेजे जा सकते हैं। सिविल केसेस में देखिए कौन से आते हैं आपके, कैसे प्रॉपर्टी है, मैरिज है, डाइवोर्स है, ये कुछ एक केसेस हैं जो कि इसमें आपके सिविल केसेस में आते हैं। बाकी आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर ये कौन कौन से केसेस जो है वो सिविल में आते हैं, कौन से क्रिमिनल में आते हैं। क्रिमिनल में देखिए जैसे मर्डर है, रॉबरी है, कोई स्कैम है, ये सारे किस में आते हैं, सिविल में आते हैं, सॉरी क्रिमिनल में आते हैं। स्कैम यानी किसी तरीके का कोई घपला कर लेना, ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, आपके क्रिमिनल केसेस में आएंगे। तो इस तरीके के केसेस जिसमें हाई कोर्ट को ये लगता है कि इसको फर्दर सुनवाई की और ज्यादा जरूरत है, यहाँ पर मेरे लिए डिसीजन देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वो अपना एक डिसीजन दे देती है हाई कोर्ट और उसके बाद उसको फर्दर ट्रांसफर कर देती है। और या फिर ट्रांसफर अगर नहीं करे तो कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसके अगेंस्ट में वो फैसला सुनाया गया है, तो वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के लिए अपील कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। अब इसी अपीलेट जुरिस्डिक्शन में दो चीजें, सॉरी एक पॉइंट आता है, देखिए, राइट टू गिव स्पेशल ऑर्डर। Article 136 says that Supreme Court has the right to give permission for appeal against any decision of court except military court. सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 के तहत किसी पर्सन को ये राइट देती है अपील करने की, ठीक है, किसी केस के अगेंस्ट में, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट। जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं, मिलिट्री कोर्ट आपको सभी को पता है, फौज के अंदर जो कोर्ट होते हैं, आर्मी के अंदर जो कोर्ट्स होती हैं, उनके फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, क्योंकि उनका जो फैसला है वो वहीं पर ही क्लियर हो जाता है, वहीं पर ही वो मान्य होता है, उसके अलावा उसकी कहीं पर भी अपील नहीं की जाती, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर इशू कर सकता है, किसी पर्सन को ये परमिशन देता है, ये राइट देता है 136 आर्टिकल के तहत कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट। लास्ट देखिए इसमें जो जुरिस्डिक्शन में हमारा आता है लास्ट, वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इफ प्रेसिडेंट थिंक्स दैट अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हैज कम अप एंड ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अगर देखिए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या है, देखिए कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगे कि एक कोई ऐसा मसला आ गया है या ऐसा इश्यू हो गया है कि जो कि पब्लिक इंटरेस्ट है, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए है या उनको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, तो उस दौरान प्रेसिडेंट जो है वो उस लॉ के ऊपर या उस पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या कर सकता है, एडवाइस ले सकता है, उसकी हेल्प ले सकता है। अब उस हेल्प को, एडवाइस को मानना न मानना वो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट की एडवाइस ले सकता है और उसको ये लगे कि हाँ ये एडवाइस अच्छी है, इसको फॉलो किया जा सकता है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो बेसिकली आज हमने जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट होती है या सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है उसके बारे में पढ़ा। इसका छोटा सा एक लास्ट टॉपिक जो वो कल वो जो है वो नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो सबसे लास्ट क्लास आपकी इस चैप्टर की होगी उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो बताऊंगा, ठीक है। उन आर्टिकल्स को आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो जो है उसको पूरा देखा कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।